हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी सुप्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक रीडिंग ही हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 1.2। ठीक है, हम लेते हैं मूंग तथा चने की बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अब घर पे सभी के मूंग और चने की बीज आपने देखी होगी। ठीक है, उसको भिगा लें और एक रात भर उसे भिगा रखें और उसको अंकुरित करने के लिए छोड़ दें। ठीक है, कपड़े में बांध करके एक छोड़ दीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। उसमें से एक ही आकार वाले 3 आपको छांट लेने हैं। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ABC निशान लगाएं। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाएं। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर थोड़ा सा यूरिया मिलाएं और गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी इसे देते रहिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमने क्या किया, ए में क्या मिलाया, थोड़ा सा मिट्टी लिया। ठीक है, ए में क्या मिलाया, हमने थोड़ी सी मिट्टी ली। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी। बी में हमने क्या डाल दिया, बी में हमने यूरिया मिला दिया और सी में हमने कुछ नहीं मिलाया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमको ए, बी और सी में हमको क्या मिला। तो प्रयोग हम करें। ए में हमको क्या मिल रहा है, ए में हमको क्या मिल रहा है एंड बी में हमको क्या मिला और सी में हमको क्या मिला है। ठीक है, इसका हम अवलोकन करेंगे। तो चलिए अवलोकन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आपका, क्या तीनों गिलास में पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? नहीं, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। किसी गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है और किसी गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है। ठीक है, इसमें उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक जो भी हम लिए हैं यूरिया है ना, वो क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। कौन सा, यूरिया। ठीक है, जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वे खाद में कैसे भिन्न हैं? उर्वरक के उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है, NPK या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा कुछ मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। कि हम बहुत ज़्यादा यदि हम यूरिया या अमोनियम सल्फेट ऐसे कुछ रासायनिक उर्वरक हम लगातार यूज़ करते जाएंगे तो फसलों की जो उपज होती है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। मतलब ज़्यादा हमको ये सब में यूज़ नहीं करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। ठीक है, जल प्रदूषण बहुत होता है। यदि हम ये सारी चीज़ों का यूज़ करें तो जल प्रदूषण बहुत होता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि जब हमको उर्वरक क्षमता बनाए रखना है तो उसको 2 फसल के बीच में हमको कुछ जगह छोड़ देनी चाहिए कुछ समय के लिए, बिना कुछ उगाए। हमको कुछ नहीं उगाना है, खेत को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। यदि हम खाद का उपयोग करते जाते हैं तो मिट्टी के गठन, मतलब मिट्टी जो होगी इस टाइप से गांठ हो जाएगी मिट्टियों में। ठीक है, और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। तो जल मतलब ये क्या करते हैं, जल को जल्दी से अवशोषित
कर लेते हैं, H2O को ये क्या कर लेते हैं, जल्दी से अवशोषित कर लेते हैं पानी को। ठीक है, तो इसमें मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, मिट्टी की सारी जो पोषक तत्व होते हैं उसकी परिपूर्ति होती है। मतलब हमको खाद का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, गोबर वाली खाद का। ठीक है, मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के खाद क्षेत्र में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत के किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है और किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया से जैसे कि मेथी पत्ता देखे होंगे, है ना, इस तरीके से मेथी के पत्ते देखे होंगे, इस तरीके के मेथी के पत्ते, है ना, और इनकी ऐसे जड़ें होती है। तो जड़ें में क्या होती है, ऐसे गांठ होती है छोटी छोटी, है ना, देखना, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसको बोलते हैं लेग्यूमिनस। क्या बोलते हैं इसको, लेग्यूमिनस। ठीक है, ये लेग्यूमिनस जो होते हैं पौधों के जुड़े ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण करते हैं। और इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो होते हैं वो गांठों में, इस तरीके से जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर। ठीक है, उर्वरक और खाद में अंतर। चलिए पहला इधर उर्वरक डालते हैं, इधर खाद डालते हैं। उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण होता है। खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि गोबर है ना, आप गोबर जानते होंगे। मानव अपशिष्ट मतलब मानव से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो चीज़, और पौधों के अवशेष होते हैं जो उसके विघटन मतलब उसका टूट जाने से हमको खाद मिल जाता है। ठीक है, उर्वरक क्या होता है, एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा है उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। यहाँ पे इसको कुछ भी नमी नहीं मिलती है उर्वरक को, लेकिन खाद को मिट्टी से थोड़ी सी नमी या ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फोर्थ है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होता है। उर्वरक में ये सारी चीज़ें हमको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, खाद में पदार्थ पोषक तुलनात्मक रूप से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारणी 1.1 में हमने देखा कि उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ, अब उसके लाभ क्या है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो जैविक खाद होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका उर्वरक की अपेक्षा, है ना, मतलब जो भी हम उर्वरक ये जो बनाया जाता है, मानव के थ्रू बनाया जा रहा है, वो उतना नहीं है जितना जैविक खाद है ना, ऑर्गेनिक, इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, ये अच्छी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें मिट्टी की जलधारणा क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी बहुत जल्दी से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। इसमें मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र होती है। इसमें थोड़ी सी मतलब छेद होती है, भुरभुरी टाइप की होती है, एकदम गांठ नहीं बनते। ठीक है, इनके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। गैस का आदान प्रदान बहुत जल्दी से हो जाता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। इसमें जो आपके मित्र जीवाणु होते हैं, मतलब आपस में जो जीवाणु एक जैसे जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और इस जैविक पदार्थ में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ लाभ हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे सिंचाई 1.6 में हम देखेंगे सिंचाई क्या होती है। ठीक है,
सिंचाई क्या है? तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। ठीक है, किसी भी चीज़ की वृद्धि के लिए जल बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण रखता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, इसके साथ खनिजों और लवणों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, और जल आवश्यक है, हमारे लिए भी आवश्यक है, पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क और क्या हो जाता है इसमें स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पीले और गर्म हवा में रक्षा करता है। तो क्या होता है, पौधे जो होते हैं, पौधों में स्थानांतरण जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण होता है बहुत इजी तरीके से हो जाता है। और फसल की जो पाले होती हैं गर्म हवा से रक्षा करता है। ठीक है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। तो ये बहुत ही सरल लिखा हुआ है, कुछ में कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अलग अलग अंतराल में हम पानी देते रहते हैं खेतों में, तो उसको हम सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, सिंचाई का समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? आगे देखते हैं। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए। तो आप अपने घर पे भी यदि आप गमलों में कुछ उगाए होंगे, पौधे उगाए होंगे, तो उसे पानी ज़रूर दीजिए, खाद दीजिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। सिंचाई के स्रोत, बहुत सारे सिंचाई के स्रोत हैं, जैसे कुएँ हैं, जलकूप है, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ठीक है, सिंचाई की पारंपरिक तरीके, कौन कौन से पारंपरिक तरीके होते हैं? जैसे कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने की तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी तथा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न, जैसे कि मोट घिरनी है, इस तरीके से घिरनी हम लगा सकते हैं। ठीक है, चेन पंप है, ठेकली है, रहट, उत्तोलक तंत्र, ये सब चित्र में देख सकते हो। जैसे कि इसको बोलते हैं मोट, है ना, ये आपका क्या है, मोट है ना। इस पे आपको घिरनी दिखाई दे रही है। इस तरीके से इसमें आप चेन पंप दिखाई दे रहा है, ये चेन है, इधर से पंप दिखाई दे रहा है ना। और ये ठेकली, इस तरीके से आप ऐसा बांध लीजिए, इस तरीके से आप बांध लीजिए, इधर से पानी निकाल लीजिए, इसको ठेकली बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि ये है, जल को ऊपर खींचने के लिए क्या करते हैं, सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल या बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। चित्र डी में आप देख सकते हैं रहट, है ना, रहट, ये आपका ये आपका रहट है। मतलब रहट मतलब क्या होता है, ये रहट है ना। इस तरीके से बैल को इसमें ऐसा बांध देते हैं। ठीक है, और ये ऐसा गोल गोल घूमता है, तो इस तरीके से इसमें पानी को खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पानी भी हमको प्राप्त हो सकता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, बहुत सारी आधुनिक विधियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं पढ़ा सकेंगे। फिर हम एक बार फिर क्लास ले लेंगे, अगली क्लास में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।